Yes. Thank you very much, ma'am. Students, can you hear me? Yes, sir. Good. Okay. Yes, sir. It is a request from my side that those student who has a proper net connectivity can please turn on your video as well. Okay. So the topic of today's lecture and today's discussion is decoding Ambedkar. It is request to all other students, please turn off your audio as well. Yes, thank you. आज का जो डिस्कशन है हम लोगों का ऑन द ओकेजन्स ऑफ द अंबेडकर जयंती, वी हैव चूज द टॉपिक टू सेलिब्रेट द अंबेडकर जयंती, दैट इज डिकोडिंग अंबेडकर. वो व्यक्ति, वो आदमी, वो पर्सनैलिटी जिसने इस देश का कोड बनाया, नॉट ओनली वन कोड, ही हैज मेड अ डिफरेंट कोड्स. उस व्यक्ति को डिकोड करना सूरज को दिए दिखाने के बराबर. लेकिन इस टॉपिक पे बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर को कुछ एक लिमिटेड दायरे में रख दिया गया है. कुछ 2-3 चीजों पर ही उनके बारे में बात होती है कि वे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, वो एक सोशल रिफॉर्मर, बस. इससे आगे बढ़कर भी अंबेडकर बहुत कुछ है. प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं, एक आर्टिकल का जो टाइटल है वो ये था कि मैनी अंबेडकर्स, कई अंबेडकर्स. उसी से इंस्पिरेशंस लेते हुए आज हम कोशिश करेंगे डिकोड, अंबेडकर की पर्सनैलिटी और अंबेडकर के आइडियाज को डिकोड करने. अंबेडकर एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, ऐसा व्यक्तित्व था जो हमेशा हर काम को उन्होंने एक लॉजिक और रीजन के साथ, उसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए, यानी उनके हर काम के पीछे क्या लॉजिक था, हर काम के पीछे उनका क्या रीजनिंग था, उसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए आज हम अंबेडकर की पर्सनैलिटी को डिकोड करने की कोशिश करें. अगर मैं शुरुआत करूं, अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं अंबेडकर में पहली क्या चीजें जिसके बारे में उनके बारे में बात करना चाहता हूं या उनकी इस पर्सनैलिटी को अगर डिकोड करना स्टार्ट करूं, तो पहली एक जो चीज है एज ए अंबेडकर एज एन academician, and not only academicians, it is a fighter academician. एक लड़ाकू जो पद्धति होती है ना, एक जो लड़ाकू स्वभाव होता है किसी चीज का कि मुझे ये चीज पानी है, और वो भी एकेडमिक्स, वो उनका पहला ऐसा कैरेक्टर है, पहला ऐसा गुण है जिससे हम सब लोगों को इंस्पायर करना चाहिए. अगर आप देखें, मैं शुरुआत करूं, इंटरमीडिएट करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वो ग्रेजुएशन अपनी कैसे पूरी करें. उस समय वो मुंबई में रह रहे थे. तो उसी समय बड़ौदा के जो महाराज थे सर सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने पहली बार उनको उस जगह पे स्कॉलरशिप दी, फेलोशिप दी, ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सके हिंदुस्तान. उसी फेलोशिप के थ्रू उन्होंने मुंबई में बैठ के अपनी ग्रेजुएशन पूरी की. देखिए, उनकी एकेडमिक जो स्ट्रगल है, उसका जो सिलसिला शुरू हो रहा है वो यहां से शुरू हो रहा है. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की. ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही जो बड़ौदा स्टेट आर्मी, उसमें एज ए लेफ्टिनेंट के तौर पर उनका चयन. और जैसे जिस उनको ज्वाइन करना था, उससे एक दिन पहले ही उनके पिता की मृत्यु. तो ऐसे में उनको वो बड़ा पद छोड़ना पड़ा. ऐसा कहा जाता है कि अगर वो उस पद पे रहते तो निश्चित तौर पर कुछ ही समय में उनकी जो इंटेलिजेंस थी, उनके जो काम करने की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी थी, निश्चित तौर पर वो बड़ौदा स्टेट के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते. लेकिन वो पोस्ट उन्हें छोड़नी पड़ी और वापस आना पड़ा अपने घर को संभालने के लिए, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी.
उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया कि मैं अपने घर को चलाऊं, लेकिन उनके अंदर का जो एकेडमिशियन था वो खत्म नहीं हो रहा। बड़ौदा के महाराजा ने एक स्कॉलरशिप के बारे में बात कही और उन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो डिप्रेस कम्युनिटी से आते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजूंगा। तो ऐसे में अंबेडकर ने इसके लिए अप्लाई किया। जैसे ही उन्होंने इस चीज के लिए अप्लाई किया, तो बतौर जो महाराजा थे सर सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने उसी समय उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे और उसके तौर पर डॉक्टर अंबेडकर का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप के बेस पे चयन। वो वहां पहुंचते हैं, कोलंबिया पहुंचते हैं। कोलंबिया पहुंचते ही वहां पर जब एमए के लिए उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब दाखिला लिया, तो उनके सामने एक चीज है कि कौन कौन से सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। उनके पास एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी उस फेलोशिप के थ्रू कि मुझे कुछ कम ही समय में ये सारी चीजें खत्म करनी है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने। उस समय के जो सबसे वेल नोन सब्जेक्ट, सबसे टिपिकल सब्जेक्ट जितने भी थे, इसकी सबसे बेस्ट फैकल्टी उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थी, वो सारे सब्जेक्ट उन्होंने एमए में चूज किए। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, मोरल फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स। आज हम सोच भी नहीं सकते कि एक साथ इन सारे सब्जेक्ट पे एमए किया जाए। और न सिर्फ एमए कंप्लीट किया उन्होंने, वहां पे एमए के दौरान ही उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया वहां पे, द एंशिएंट इंडियन कॉमर्स नाम, बहुत फेमस हुआ वो। इसके साथ साथ उसी दौरान उन्होंने एक पीएचडी थीसिस भी लिखा। वो पीएचडी थीसिस इंडिया में जो इंपेरियल फाइनेंशियल सिस्टम था, जो कॉलोनाइज सिस्टम था, फाइनेंशियल सिस्टम, उस पे उन्होंने एक थीसिस जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि कैसे ब्यूरोक्रेसी, जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, इंपेरियल ब्यूरोक्रेसी, वो कैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को खत्म कर। अब जैसे ही उनका ये काम कंप्लीट हुआ, उसी दौरान बड़ौदा के जो दीवान थे, बड़ौदा के जो मिनिस्टर थे, उनकी तरफ से लेटर आ गया कि आपका फेलोशिप और स्कॉलरशिप का टाइम पूरा हो चुका है, वापस आके आपको बड़ौदा स्ट्रीट में ज्वाइन करना है। तो जब वो वापस आ रहे थे, तो वापसी के दौरान देखिए उनके अंदर का एकेडमिशियन कभी खत्म हुआ ही नहीं। अब देखिए वापसी के दौरान उन्होंने वहां कोलंबिया या आसपास का जो अच्छी चीजें वो कलेक्ट करने की बजाय बहुत सारी बुक्स ली और अपने जहाज में बैठे। आप देखिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है, जिस जहाज से वो वापस आ रहे थे उस जहाज पर अटैक भी हुआ। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, कुछ कीमती सामान बचाने के लिए, लेकिन सबने देखा कि अंबेडकर अपने उस बॉक्स को बचा रहे जिसमें बुक्स है। और संयोग से वो उस जहाज को कुछ हुआ नहीं और वो अपनी बुक्स के साथ हिंदुस्तान पहुंचे। और जैसे ही बड़ौदा स्टेट में उन्होंने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करते ही उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिसको हम आजकल बोला जाता है कि अनटचेबल बिहेवियर हुआ, सोशल एक्सक्लूजन हुआ, उसके कारण उनको वहां से जॉब छोड़नी पड़ी। अब फिर से उनके सामने ये समस्या आ गई कि अपनी फैमिली को, उस समय तक उनकी शादी भी हो चुकी थी, उनकी फैमिली के सस्टेनेंस के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने उस समय बॉम्बे में ही एक सिडहेंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है वो बतौर ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के दौरान उन्होंने सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने लगे, उसमें अपनी फैमिली का भी काम करने लगे, खुद पे बहुत कम खर्च करते थे, ज्यादा ज्यादा सेविंग्स बचाने लगे। अभी आपको पता चलेगा क्यों वो सेविंग्स कर रहे। इसी दौरान कोल्हापुर के जो छत्रपति साहू जी महाराज जो डायनेस्टी है, उनकी ध्यान में आया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इतना अच्छा काम कर रहा है, वो उनकी मदद के लिए आ गया है। और अंबेडकर फिर से अपने अंदर के एकेडमिशियंस को एक नई दिशा देने के लिए वो सेविंग्स के साथ, कोल्हापुर के महाराजा की हेल्प के साथ, वो इस बार लंदन की तरफ गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन, क्योंकि उनके मन में पहले से था कि मुझे फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिक्स उनका सबसे प्रिय सब्जेक्ट।
उसके साथ फिर से पहुंचे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ज्वाइन किया उन्होंने। अब देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि जो सेविंग्स थी, जो कोल्हापुर के महाराजा ने उनको फाइनेंशियल हेल्प की, वो जितनी भी सेविंग्स और फाइनेंशियल हेल्प थी, वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक उनको लंदन में रख सकते थे। और जो कोर्स उनको कंप्लीट करना था, उनका इरादा था कि मैं एमएससी करूं और फिर पीएचडी भी करूं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने के लिए उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पहले एमएससी करना जरूरी था। एमएससी इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी एक तरह का साइंस है। और ये जो सारा प्रोसेस है वो 3 से 4 साल का टाइम लेता है। ऐसा कितना है? 2 साल के लिए। अब ये 2 साल में या 2.5 साल में ये सारा काम करना है, 4 साल का काम 2.5 साल में खत्म करना है। इसके लिए उन्होंने अपना काम शुरू किया, मेहनत शुरू की। कहते हैं कि उस दौरान अंबेडकर 18-18 घंटे पढ़ते, लंदन म्यूजियम लाइब्रेरी में बैठ के 18-18 घंटे तक पढ़ते थे। और उसी दौरान उन्होंने सबसे पहले एमएससी कंप्लीट करने के लिए फिर से एक थीसिस लिखी, जिसे फाइनेंशियल डीरेगुलेशन सिस्टम, फिर से जो इंपेरियल सिस्टम में जो था उसके बारे में लिखा उन्होंने। वो थीसिस सबमिट करने के बाद अगले ही साल अक्टूबर 1918 में तुरंत ही उन्होंने एक कंप्लीट पीएचडी थीसिस, उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ एलएसई और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन साथ में चलता था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को उन्होंने अपनी एक कंप्लीट पीएचडी थीसिस सबमिट की। और ये थीसिस, इस थीसिस का नाम था प्रॉब्लम ऑफ रुपीस इन इंडिया। देखिए, ये थीसिस किन कंडीशंस में कंप्लीट हुई है, एक एकेडमिक वर्क किन कंडीशंस में कंप्लीट हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि अंबेडकर को उसी फेलोशिप, उसी सेविंग्स में से कुछ पैसे घर पे भी भेजने होते थे, तो इसीलिए वो अपने साथ ब्रेड के जो पाव, जिसको हम बोलते हैं ब्रेड के टुकड़े अपने जेब में रखते थे, और उन ब्रेड के टुकड़ों को पानी में भिगो कर खाते, ताकि उसका वेट बढ़े और शरीर की जो भूख है वो मिट सके। इन कंडीशंस में उन्होंने वो बेहतरीन थीसिस कंप्लीट की। और देखिए, जिस दौरान वो इंग्लैंड में बैठ के अपनी थीसिस लिख रहे थे, उसी दौरान उनको मौका मिला जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ बून जाने का। अब यूनिवर्सिटी ऑफ बून जाके उनके मन में ये पहले से तय हो गया कि मुझे अपनी पीएचडी थीसिस जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कंप्लीट होगी, उसके बाद यहां आना है। और जैसे ही उन्होंने अपनी थीसिस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कंप्लीट की, सबमिट की, और वो जर्मनी के लिए निकल गए। अब जो थीसिस उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सबमिट की थी, उस थीसिस पर एक बहुत बड़ा विवाद स्टार्ट हो गया यूके के एकेडमिशियंस में, क्योंकि ये थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रुपीस क्लियर कट, उसके क्लियर कट कंक्लूजन थे कि जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी है, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम है, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म सिस्टम है, इसने इस देश की पूरी इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। भारत की इकोनॉमी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। भारत का जो रुपी है, उसके डिग्रेडेशन का कारण ब्रिटिश फाइनेंशियल पॉलिसीज। ब्रिटिशर्स इस बात को कैसे पचा पाते हैं? आप देखिए, ये थीसिस अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट सोशलिस्ट थीसिस है। सोशलिस्ट थीसिस कहने का मतलब कैसे हर देश के हर एक व्यक्ति तक फाइनेंशियल चीजों को पहुंचाया जा सकता है, उस पे बेस्ड थी। लेकिन उस समय के यूके में आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, एक बहुत बड़े सोशलिस्ट थिंकर और फिलोसोफर प्रोफेसर थे, हेरोल्ड लॉस्की, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। उन्होंने उस थीसिस को एक तरीके से रिजेक्ट करते हुए ये बोला कि आप लोग पता करो, अंबेडकर इस थीसिस के बहाने कहीं रिवॉल्यूशन तो भारत में नहीं खड़ा करना चाहते। इसको हम अंग्रेजों की तरफ से कहें तो एलिगेशन है, हमारी तरफ से कहें तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। He was the academicians and academic revolutionary। और जब वो जर्मनी से वापस आए तब उन्हें पता चला कि मेरी थीसिस तो इसलिए रुकी हुई है। और जब उनकी जब फिर उनके जो गाइड थे, उन्होंने उसको बोला कि अंबेडकर, आपको ये थीसिस फिर से लिखनी पड़ेगी। अंबेडकर रुके नहीं, हताश नहीं हुए, क्योंकि उनके अंदर का एकेडमिशियंस हताश नहीं हुआ था। क्योंकि टाइम पूरा हो चुका था, सेविंग्स खत्म हो चुकी थी, वो फिर से भारत आए। भारत में 1-2 साल रह के उन्होंने फिर से वो वापस थीसिस पूरी लिखी, लेकिन अपने कंक्लूजन चेंज नहीं की।
प्रीमाइसेस भले ठीक है थोड़े से अलग की, कंक्लूजन फिर भी उन्होंने चेंज नहीं की। अल्टीमेटली उनके आर्ग्यूमेंट्स फैक्ट के बेस पे, फिगर्स के बेस पे जो उन्होंने कंक्लूजन और थीसिस फिर से लिख के भेजी, उसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को मानना पड़ा, डॉक्टरेट देना पड़ा। और बाद में आप देखिए उसी थीसिस को वहीं के एक पब्लिकेशंस हाउस MS एंड सन्स करके, MS किंग्स एंड सन्स करके जो एक पब्लिकेशन हाउस था, उन्होंने उस थीसिस को पब्लिश भी किया एज ए बुक की फॉर्म। ये है एकेडमिशियन अंबेडकर, एकेडमिक अंबेडकर। हम लोग आज एक छोटे स्तर पे थोड़ी थोड़ी चीजों पर हताश हो जाते हैं कि पता नहीं ये होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। आप देखिए किन एडवर्स कंडीशंस में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सारी डिग्रीज की, एकेडमिशियंस को खत्म नहीं होने दिया। एक ऐसा पक्ष है जिसके बारे में हम लोगों को जरूर चर्चा करनी चाहिए। एक पक्ष है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, दैट इज इंक्लूसिवनिस्ट अंबेडकर। अमूमन हम किताबों में देखते हैं कि अंबेडकर जितना भी समय इन अलग अलग मूवमेंट्स में रहे, आइडियोलॉजिकली उनका कई लोगों के साथ मतभेद रहा, लेकिन हम लोग ये भी भूल जाते हैं, ठीक है आइडियोलॉजिकली अंबेडकर अलग अलग लोगों के साथ उनका मतभेद था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो सामने वाले की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। He has an inclusive thinking, inclusive approach। जब उनको लगता था कि सामने वाली चीज में रैशनैलिटी है, रीजनेबिलिटी है, तो उस चीज को भले वो सामने वाला मेरे आइडियोलॉजिकली भले मुझसे डिफरेंट हो, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट करने में वो कतराते नहीं। सोशल रिफॉर्म्स के मामले में, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के मामले में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के अलावा और भी कई चीजों को एक्सेप्ट किया। ये उनकी इंक्लूसिव अंबेडकर की अप्रोच को दिखाता है। मैं बात करूं 1920s के बाद 3 बी, फर्स्ट इज बापू, द सेकंड इज भीम एंड द थर्ड इज बैरिस्टर। बैरिस्टर मींस सावरकर। 3 बी ऐसे थे जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स स्टार्ट किया पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ साथ, बापू, भीम एंड बैरिस्टर। अब वहां पे देखिए ऐसा हम लोग अगर आप एकेडमिक लिटरेचर्स में या लिटरेचर्स की तरफ देखेंगे तो तीनों के आइडियोलॉजीज में बहुत बड़ा अंतर था, ऐसा हमें जानने को मिलता है। लेकिन इस जगह जब कास्ट की बात है, कास्ट वाला जब इश्यू था, आप लोगों को जानकर यह हैरानी होगी कि कास्ट का जो पर्टिकुलर पॉइंट है, अंबेडकर और सावरकर कई मामलों में आइडियोलॉजिकली वे में मतभेद रखते थे, लेकिन जब कास्ट की बात आई, अब एक खेमा अंबेडकर की इंक्लूसिव अप्रोच थी कि उस जगह पे वो सावरकर के साथ थे, लेकिन गांधी से अलग थे। गांधी चाहते थे कि कास्ट के भीतर ही रिफॉर्म्स हो। गांधी कास्ट सिस्टम को एबोलिश करने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन वो उस कास्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात करते थे। लेकिन अंबेडकर और सावरकर का क्लियर कट पॉइंट था कि दैट कास्ट सिस्टम, जो हिंदू सोसाइटी, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है कास्ट सिस्टम, इसको टोटली रिजेक्ट किया, एबोलिश किया जाए। और गांधी बोले थे कि इसी में रिफॉर्म्स करके चीजों को आगे चलाया जाए। इंक्लूसिव अप्रोच थी अंबेडकर की, इसलिए वो सावरकर के साथ खड़े थे, सावरकर की बात को स्वीकार करते थे और सावरकर उनकी बात को स्वीकार करते। इसीलिए आगे चलकर उन्होंने जब बहिष्कृत सभा 1924 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बहिष्कृत भारत सभा करके जब एस्टेब्लिश किया, तो उस सभा के जो चीफ और हेड जो लोग बनाए गए थे, वो उन्होंने समाज के हर तबके के वर्ग को उसमें लिया। ऐसा नहीं था कि वो बहिष्कृत सुधारणी सभा जो बनाई गई वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेस क्लास के लोगों को ही उसमें एंट्री थी। सब तरह के लोग उसमें काम कर रहे थे। बहुत बड़े लॉयर थे उस समय के, बहुत बड़े CS सीतलवाड़, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था उस सभा का। बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, डॉक्टर परांजपे, उनको भी इस टीम में लिया गया था। तो ऐसे लोगों को मिला के उन्होंने ये सभा प्रारंभ की। और सबसे बड़ी बात देखिए, अंबेडकर का अप्रोच ये था कि अगर आप सोशल रिफॉर्म करना चाहते हो तो इंक्लूसिव वे में करो, पेरिफेरल वे में मत कीजिए।
क्योंकि उस समय प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और सोशल कॉन्फ्रेंस, रानाडे साहब का जो सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट था, ये सारे मूवमेंट जो चल रहे थे वो हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, लेकिन पेरिफेरल रिफॉर्म्स की वो बात करते थे, चाइल्ड एजुकेशन हो, बाल विवाह नहीं हो, पेरिफेरल। लेकिन जो सेंटर पॉइंट था, जो प्रॉब्लम्स का, जो मेजर हिंदू सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का जो सेंटर पॉइंट था, कास्ट सिस्टम, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था। अंबेडकर बोल रहे थे कि सब विषयों पर एक साथ बात करो, इंक्लूडिंग द कास्ट सिस्टम। दैट वाज हिज इंक्लूसिव अप्रोच। वो चाहते थे कि अगर हिंदू सोसाइटी का एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी अगर इसको बनाना है, तो इंक्लूसिवली सारी प्रॉब्लम्स को टेकल करना पड़ेगा, एक एक करके नहीं होगा। ये उनकी इंक्लूसिव अप्रोच थी। आप देखिए, गांधी से भले उनके मतभेद थे, लेकिन वो जो गांधी की जो मेथड्स थे, टेक्नोलॉजीज थे, उनको वो लगातार फॉलो करते थे। 1940s के आसपास, 40s के दशक के आसपास, सॉरी 30s के दशक के आसपास, 23-24 के आसपास बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, बोले रेजोल्यूशन। बोले करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत ये बोला गया कि महाराष्ट्र में जितने भी पब्लिक वाटर टैंक है, पॉन्ड्स है, इसमें हर कम्युनिटी का उतना ही अधिकार है, सब लोग आके यहाँ पे पानी पी सकते, उसको यूज कर सकते। अब उसी रेजोल्यूशन के बेस पे महाराष्ट्र की एक जो महाड़ जगह है, वहां की म्यूनिसिपैलिटीज ने एक रेजोल्यूशन निकाला कि यहाँ पर सब लोग आके पानी पी सकते। लेकिन उस समय के जो हायर कास्ट थी, उन्होंने इसका विरोध किया। तो इसके बदले में अम्बेडकर ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई महाड़ में, जिसमें तकरीबन 5000 डेलीगेट्स उसमें आए थे। और वो डेलीगेट सिर्फ डिप्रेस क्लास के डेलीगेट्स नहीं थे, उसमें उस समय के हायर कास्ट के सोशल रिफॉर्मर भी शामिल थे। सब लोगों ने मिलके वहां पे कुछ उसी कॉन्फ्रेंस में चाइल्ड एजुकेशन के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात की। इसी दौरान क्या हुआ कि जो हायर का जो कुछ क्लास के लोग थे या वहां के कोई अन्य लोग थे, उन्होंने उन डेलीगेट्स पर हमला शुरू कर दिया। बतौर ये 5000 लोग थे और हमला करने वाले कम लोग थे, तो चाहते तो उस चीज का रिएक्शन वायलेंस के थ्रू हो सकता था, लेकिन अंबेडकर ने ये नहीं किया। अंबेडकर बिलीव, ठीक है, गांधी जी से उनके मतभेद थे कई विषयों पर, लेकिन अंबेडकर ऑल्सो बिलीव इन गांधीयन थॉट ऑफ नॉन वायलेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। उन्होंने वहां पे एक पीस प्रोटेस्ट निकाला पूरे गांव में, हाथ जोड़ के सबसे विनती की कि हम वायलेंस में विश्वास नहीं रखते, इस चीज को यहीं सॉल्व किया। दैट वाज हिज इंक्लूसिव अप्रोच। तिलक और अंबेडकर का भी आइडियोलॉजिकली काफी एक कॉन्फ्लिक्ट माना जाता रहा है, लेकिन आपको जानकर यह अचरज होगा कि तिलक के बेटे श्रीधर पंत डॉक्टर अंबेडकर के बहुत बड़े फॉलोअर और बहुत अच्छे फ्रेंड थे। यही कारण था कि एक बार श्रीधर पंत ने गायकवाड़ वाड़ा या केसरी वाड़ा, जहां पर तिलक जी का जो घर है पुणे में, और जहां पर केसरी न्यूज़पेपर की प्रेस है, वहीं पर श्रीधर पंत आसपास के जितने भी जो अनटचेबल बॉयज है उनको बुला के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया। अंबेडकर इस बात से खुश भी हुए। अंबेडकर ने भी कई जगह लिखा है कि श्रीधर पंत ने जो काम किया है वो एक मिसाल है कि इस अनटचेबिलिटी और ये जो हिंदू समाज में ये जो प्रॉब्लम है, इसको खत्म करने के लिए सारे लोग मिलके, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, वैश्य हो, क्षत्रिय, सब लोग मिलके प्रयास करें, तभी ये चीज खत्म हो सकती है। और श्रीधर पंत, तिलक के पुत्र श्रीधर पंत ने इस मामले में बहुत बड़ा कदम उठाया। अंबेडकर ने स्वीकार किया। उनको जो चीज रेशनल लगती थी, जो चीज ठीक लगती थी, उसको स्वीकार भी करते। इंक्लूसिव अप्रोच, इंक्लूसिव अंबेडकर। सिर्फ यहां तक नहीं है, अंबेडकर वॉज एन स्टॉन्स नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट अंबेडकर। हम लोग नेशनलिस्ट अंबेडकर के बारे में कभी चर्चा नहीं कर पाते, हम उन्हें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल की सीमाओं तक ही रख के छोड़ देते हैं। पहली बार जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आया था और जब चारों तरफ साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, हम लोगों को पता है कि उसमें लाला लाजपत राय जी ने जब विरोध करते हुए लाहौर में उनकी हत्या भी हो गई थी अंग्रेज सॉन्डर्स के द्वारा।
भगत सिंह और उन लोगों ने इसका बदला एसिनेशंस के थ्रू किया। उस समय जब तलवार के और ये जो इसको कटार और तलवार के थ्रू जब साइमन कमीशंस का प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय उस साइमन कमीशंस का जो प्रोटेस्ट है, उस साइमन कमीशंस के बारे में जो एक बात है, उसका जो प्रोटेस्ट कलम के थ्रू अम्बेडकर ने किया। अम्बेडकर ने उस समय के अपने राइटिंग्स में लिखा है कि ये लोग हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक करने आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात, हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को अप्लाई करने के लिए साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की बात करने हिंदुस्तान में आ रहा है। लेकिन ये ब्रिटिशर्स हम लोगों को ये बताया कि जब उनका एस्टेब्लिशमेंट, अम्बेडकर ने कुछ फैक्ट और फिगर्स रखे उनके सामने। अम्बेडकर ने बोला कि जब ब्रिटिश कमिश्नर्स, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई हिंदुस्तान में, उनके एस्टेब्लिशमेंट के फर्स्ट क्वार्टर में देश में 5 फेमिन्स हुए, 5 अकाल पड़े और उसके कारण तकरीबन 1 लाख लोगों की मौत। उनके एस्टेब्लिश के सेकेंड क्वार्टर में इन फेमिन्स की संख्या बढ़ जाती है और इन फेमिन्स की संख्या बढ़ के 6 हो जाती है और तकरीबन 50 लाख लोगों की मौत। आगे बढ़ के वो कहते हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के लास्ट क्वार्टर में, ब्रिटिशर्स के एस्टेब्लिशमेंट के लास्ट क्वार्टर में इस देश में 18 फेमिन्स हुए, 18 अकाल पड़े और तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई। दैट वाज द फैक्ट एंड फिगर। ये कटार की तरह चुभने वाले फैक्ट एंड फिगर्स थे जो अम्बेडकर ने सामने रखे। ब्रिटिशर्स के सामने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं था। नेशनलिज्म सिर्फ बंदूक उठाने से नहीं होता है, और वो भी एक तरीका था उस समय, उसका भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन कलम के साथ ये नेशनलिज्म की जो प्रथा थी ये अम्बेडकर ने रखी। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में, जब अम्बेडकर वहां गए तो इसी फिगर्स के साथ अम्बेडकर ने अपनी बात शुरू की और उन्होंने बोला कि देश में अनटचेबल और जो डिप्रेस क्लास है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है ब्रिटिश सिस्टम से। सबसे ज्यादा जो जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं वो इन अनटचेबल्स पे, डिप्रेस क्लास पे ढाए जा रहे हैं। और उन्होंने लिखा अपने उस स्पीच का एंड एडवर्ड बर्की के उस कोटेशन से किया, जिसमें एडवर्ड बर्की ने ये बोला है कि ये जो टॉलरेंस है, ये जो आप जो अत्याचार कर रहे हो, ये एक ना एक दिन खत्म होगा। और ये जब उन्होंने स्टेटमेंट बोला, तब ब्रिटिशर्स और वहां पे मौजूद जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे उनके कान खड़े। आपको मैं बताऊं, इस स्पीच के बाद, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की इस स्पीच के बाद, डॉक्टर अंबेडकर को उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक और सेशन होने वाला था जिसमें फेडरल कमेटीज, यानी हिंदुस्तान में फेडरल सिस्टम कैसे, उस पर डिस्कशन की बात होने वाली थी। लेकिन डेलिबरेटली अंबेडकर को उस स्पीच के कारण इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, उसी सेशन में नहीं बुलाया गया, इसी मीटिंग के उसी सेशन में नहीं बुलाया गया जहां पर फेडरल इश्यूज पे बात हुई। और तो और इट इज ऑन द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड्स पे है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट इंक्वायरी एस्टेब्लिश की, पता करने के लिए कि अंबेडकर का भारत के एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरीज के साथ क्या संबंध है। नेशनलिज्म एक अलग तरीके से खुल के आया है। वो अपने शब्दों से नेशनलिज्म, उनके शब्दों से नेशनलिज्म झलकता है। आर्टिकल 370 जिसको अभी रिसेंटली जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने एबोलिश किया आर्टिकल 370 को। जब आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जा रहा था, तभी उसी समय सबसे पहला और सबसे प्रखर विरोध जिसने किया था वो डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने बोला था कि हमारे इस देश में ये दो सिस्टम नहीं चल सकते। On the name of the appeasement of a particular state, एक स्टेट को आप एक अपीजमेंट के नाम पे स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो। इसका परिणाम ये होगा कि आने वाले 50 से 60 साल के बाद देश का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इधर वेस्ट होगा इस स्टेट को बचाने में। And that will, और उन्होंने क्लियर कट उस समय बोला था 370 will hamper the integrity and unity of the India.
बिल्कुल बतौर हमने देखा 90s और 2000 के पास तक देश के सिस्टम का रेवेन्यू, बहुत बड़ा रेवेन्यू वहां पे पीस और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए हमको खर्च करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि 370 का हटाना ये प्रेजेंट कंटेस्ट में ये किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का ही रुख था। डॉक्टर अंबेडकर भी इस मामले में क्लियर कर दिया। और जब बात फेडरलिज्म की आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, जब फेडरलिज्म के बारे में जब बात हो रही थी कि फेडरलिज्म ये वर्ड ऐड करना है नहीं करना है, तब डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि आप यूएसए की हिस्ट्री उठा के देखिए। यूएसए की हिस्ट्री में जब फेडरलिज्म वर्ड पे जब जोर दिया गया, बतौर डॉक्टर अंबेडकर इस बात में विश्वास करते थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, ये सिस्टम होना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि जो अलग, जो दूसरी यूनिट्स है वो ज्यादा पावर लेके देश से अलग होने की बात कर। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने द वर्ड फेडरलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड करने के मामले में उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था कि हम इस शब्द को ऐड नहीं करेंगे, और इस शब्द की परिभाषा भी उन्होंने इसी तरीके से रखी, अनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन, अनडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स विथ एन स्ट्रॉन्ग यूनियन। क्योंकि वो जानते थे कि यूएसए में फेडरलिज्म के नाम पे इतनी ज्यादा पावर स्टेट्स को दी गई थी 1860s में, उस दौरान 1860s में सदर्न जो स्टेट थे यूएसए के, वो यूएसए से अलग होने की बात कर रहे थे उस फेडरलिज्म की पावर के नाम। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को जानते थे, हिस्ट्री के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, उन्हें पता था एक नेशन की, एक नेशनलिज्म के लिए एक कंट्री की ज्योग्राफी, यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए जो फेडरलिज्म है वो देना चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन इतना भी मत दीजिए कि कल को ग्रुप्स और स्टेट्स आपके इस देश से आजाद होने की बात करने लग जाए। इसीलिए फेडरलिज्म पर उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी रखी। दैट वाज हिज नेशनलिस्ट अप्रोच, नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट अंबेडकर। अगर मैं एज ए रिफॉर्म, एज ए लेजिस्लेचर, एज ए पॉलिसी मेकर, ऐसे विजनरी पॉलिसी मेकर की बात करूं अंबेडकर की, तो उसमें भी वो कुछ विलक्षण प्रतिभा रखते थे। आप देखिए, जब पहली बार बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो चुन के आए थे, ये लगभग 40s के आसपास की बात है, उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली के जो प्रीमियर, जो चेयरमैन थे, बीजी खैर, उन्होंने एक रिजोल्यूशन रखा था, उस असेंबली ने एक रिजोल्यूशन रखा कि जितने भी मेंबर्स हैं असेंबली के, काउंसिल के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन मेंबर्स का पर मंथ जो सैलरी है वो 500 रुपीज रखा। अंबेडकर ने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने सबसे पहले तो एक लॉजिक की बेस पे ये बात की कि किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स हैं, पर्टिकुलर उस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जितने मेंबर्स हैं, उनकी सैलरीज के लिए जो क्राइटेरिया फिक्स किए जाएंगे, वो क्राइटेरिया क्या होने चाहिए? वो क्राइटेरिया होना चाहिए द कॉम्पिटेंसी ऑफ द लेजिस्लेचर, द डेमोक्रेटिक कंडीशंस इन अ स्टेट, and the integrity in administrative work and the prevailing social conditions। ये 4 क्राइटेरिया के तौर पर के बेस पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर का सैलरी फिक्स होना चाहिए। अंबेडकर ने बोला कि जब आपने ये जो 500 रुपीज सैलरी फिक्स की, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी सैलरी थी, तब उन्होंने बोला कि इन 4 क्राइटेरिया को देखिए। प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन क्या है? प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन ये है कि यहां पर हमारे राज्य में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, दैट इज द प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन। सेकंड, डेमोक्रेसी का स्टेटस क्या है? आपके यहां से जो भी मेंबर्स ये इलेक्ट होके आ रहे हैं, वो क्या मेंबर्स का जो इलेक्शन हो रहा है, क्या वो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है? नहीं। जितने लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं वो बहुत ही कम वोटिंग हो रही थी, कुछ लिमिटेड लोग थे जो वोट करके उन लोगों को भेज रहे थे, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉपर केस ऑफ डेमोक्रेसी। कॉम्पिटेंसी कितनी है आपके लेजिस्लेचर्स की, और एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने की उनकी इंटीग्रिटी कितनी है? इन चारों क्राइटेरिया को अंबेडकर ने जब तोला, उसके बेस पे पहले तो क्राइटेरिया दी और फिर इस बेस पे उन्होंने बोला कि जो सैलरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए अभी के जितने लेजिस्लेटिव मेंबर्स है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के
मेंबर, उनकी जो सैलरी होनी चाहिए वो सैलरी होनी चाहिए 75 रुपीज पर मंथ। लेजिस्लेटिव एटीट्यूड, लॉ बनाते समय क्राइटेरियाज को भी देखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ भी आपने बिल रख दिया सामने। हालांकि दुर्भाग्य हुआ कि ये चीज पास नहीं हो पाई, अम्बेडकर के ये पॉइंट्स पास नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी उनका जो लेजिस्लेटिव इंटेंशन अप्रोच था वो कितना बड़ा था, वो इस चीज से हम देख सकते। लेबरर्स के लिए काम करने के लिए उनके मन में बड़ी इच्छा हमेशा बनी रहती थी। जब उनको वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया, तो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल करने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक लेबर कॉन्फ्रेंस आयोजित की 6 से 7 सितंबर 1945 में दिल्ली में। और उसी लेबर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि लेबर्स को इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, उनकी कल्चरल एमिनिटीज के लिए काम होना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर फूड, प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर हाउसिंग, ये सारी चीज की उन्होंने बात की। सोशल सिक्योरिटी ऑफ द लेबरर्स की बात उन्होंने वहां पे रखी। और यही सारी चीजें बाद में उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी ऐड की। तो इसलिए कुछ लोग जो बोलते हैं कि डीपीएसपी का जो कंटेंट है, जो आइडिया है, वो हमने आयरलैंड से बोरो किया है, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि ये जो आयरलैंड से बोरो करने वाली जो आप बात कर रहे हो ना, ये सीधा सीधा अंबेडकर की इंटेलिजेंसी पे क्वेश्चन है। बोरो नहीं किया है, दैट वाज द ओरिजिनल आइडियाज ऑफ अंबेडकर। आजादी से पहले वो इस चीज को ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके थे। लेजिस्लेटिव पॉलिसी मेकिंग में उन्होंने नए नए क्राइटेरियाज दिए, नए नए आइडियाज दिए। वाटर पॉलिसीज में उनका बहुत बड़ा काम है। जो आज हम दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो देखते हैं, ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट टेनेसा वैली प्रोजेक्ट जो यूएसए में है, उस पे बेस है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स का स्ट्रक्चर तैयार करने में, उसकी पॉलिसी तैयार करने में सबसे बड़ा रोल डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने टेनेसा वैली प्रोजेक्ट्स पे पूरा रिसर्च की, उसके बेस पे हिंदुस्तान में दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, ताकि लोगों तक, आखिरी लोगों तक, फॉर इरिगेशन, ज्यादा से ज्यादा चीजें पानी पहुंच सके। इसलिए दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स का उन्होंने पूरा मॉडल प्रिपेयर किया, जिसको बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया। ये उनकी अप्रोच थी। लेजिस्लेटिव पॉलिसीज, लेजिस्लेटिव अप्रोच, ये अंबेडकर का लेजिस्लेटिव आइडिया था। लेजिस्लेटिव, अंबेडकर एज ए लेजिस्लेचर, लॉजिक के बेस पे लॉज और पॉलिसीज बनाना ताकि फेल ना पॉलिसीज। यही नहीं, इनके अलावा अंबेडकर एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी थे। अंबेडकर एज एन एजुकेशनिस्ट, हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर 1940s के बाद उन्होंने इस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। वो बार बार एक बड़ी अच्छी स्टोरी है जिसके बारे में वो बार बार डिस्क्राइब भी करते हैं, लिखते भी हैं। हिंदुस्तान के अतीत में एक बहुत बड़े राजा हुए थे, राजा मिलिंद। राजा जो मिलिंद थे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे और उनको इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने का बड़ा शौक। तो उस समय हिंदुस्तान में बुद्धिस्ट एज ए रिलीजन काफी अच्छी एक मात्रा में फैल चुका था। तो उन्होंने कई बौद्ध भिक्षुओं को अपने सदन में, अपने पार्लियामेंट में बुलाया डिस्कशन के लिए। तो उसमें से बहुत सारे भिक्षु थे जो उनसे इंटेलेक्चुअली बहुत वीक थे, तो वो डिबेट कर नहीं पाते थे। तो ऐसे में एक नागसेन नाम के भिक्षु हुए, उनको दूसरे भिक्षुओं ने बोला कि आप अंबेडकर से जाके बात कीजिए, आप राजा मिलिंद से जाके बात कीजिए, वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन चाहते हैं। नागसेन गए वहां पे, उन दोनों के बीच में, मिलिंद और नागसेन के बीच में एक हाईली इंटेलेक्चुअल डिस्कशन और डिस्कोर्स, शास्त्रार्थ हुआ, जिसको बाद में डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में रखा गया, जिसको मिलिंद पन्हू भी बोला जाता है। इस कहानी को कहते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मुझे इस देश के जो पॉलिसी मेकर्स, जो लेजिस्लेचर्स है, जो इस देश का जो भाग्य विधाता है, वो मिलिंद की तरह चाहिए, एक एन इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसोफर किंग। इंटेलेक्चुअल और फिलोसोफर किंग की बात एरिस्टोटल ने की होगी अपने देश में, लेकिन हिंदुस्तान में एक इंटेलेक्चुअल किंग और इंटेलेक्चुअल और फिलोसोफर पॉलिसी मेकर की जो बात है, वो अगर किसी ने की है तो डॉक्टर अंबेडकर ने।
और इस फिलोसोफर, इंटेलेक्चुअल, पॉलिसी मेकर्स और किंग्स को बनाने के लिए जरूरी है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो। इसीलिए उन्होंने 45 में पीपल एजुकेशन सोसाइटी एस्टेब्लिश की, और उस पीपल एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू उन्होंने जो पहला कॉलेज खोला जो मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज, और बाद में 51 में उन्होंने एक मिलिंद कॉलेज भी खोला औरंगाबाद में, जिसका उद्घाटन के लिए उस समय के हमारे तत्कालीन इंटरिम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद आए। इन स्कूल्स में, इन कॉलेजेस में, ये डिप्रेस क्लास के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस थी, ताकि जो डिप्रेस क्लास है वहां के लोग अच्छे तरीके से पढ़ सके और वो एक फिलोसोफर, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिसी मेकर्स बन सके। और बतौर ये यहाँ पर ज्यादातर डिप्रेस क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ते थे, लेकिन जहां तक बात टीचर्स की थी तब अंबेडकर ने क्लियर कट बोला था, ये स्कूल्स भले ही स्पेसिफिक कास्ट के लिए, डिप्रेस क्लास के लिए हो, बट यहाँ पे टीचर्स हर कास्ट के मौजूद रहेंगे। टीचर्स की क्वालिटी के बारे में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एजुकेशन के मामले में उनका स्पष्ट मत था, विदाउट एन गुड टीचर यू कांट मेक एन स्टेट, यू कांट मेक एन फ्यूचर ऑफ द इंडिया। और कई कई बार ऐसा नहीं है, वो इंस्पेक्शंस भी करते रहते थे, और इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने कई टीचर्स को हटाया भी उनकी क्वालिटी को देखते हुए। वो खुद जाते थे क्लासरूम में, पीछे बैठते थे, देखते थे कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है इन कॉलेजेस में। एक बार और जहां तक बात है, वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट से, या फिर इसको हम कहें इंडस्ट्रियल लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, इन सबसे इनका ये थोड़ा दूर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। औरंगाबाद का जो सिद्धार्थ कॉलेज है जो नया नया बना था उस समय, औरंगाबाद में आप लोगों को पता होगा अजंता एलोरा केव्स भी है, तो उस अजंता एलोरा केव्स को घूमने के लिए उस समय के बहुत सुप्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार आए हुए थे। अंबेडकर के कई ऐसे दोस्त थे जिन्होंने ये बोला कि दिलीप कुमार जी को सिद्धार्थ कॉलेज घुमाया जाए, इस बदले में हम दिलीप कुमार जी से ये भी कहेंगे कि आप कुछ डोनेशन दो। जब ये बात उन्होंने अंबेडकर के सामने रखी तो अंबेडकर गुस्से से आग बोला, उन्होंने बोला कि ये एजुकेशन सिस्टम, मेरा एजुकेशन सिस्टम, इस देश का एजुकेशन सिस्टम बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, स्टेट्स, इन सबसे दूर ही रहना चाहिए। अंबेडकर उस चीज में विश्वास करते थे, अंबेडकर नालंदा, तक्षशिला सिस्टम में विश्वास करते थे, जहां पर सोसाइटी खुद अपने एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है, न कि जो प्रोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी का वो या स्टेट। उन्होंने क्लियर मना कर दिया, और दिलीप कुमार ने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया, उन्होंने बोला कि मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। सर ये थे एजुकेशनिस्ट अंबेडकर। सर यस, sorry to interrupt, sir. May Dilip Kumar, when he donated money, he also requested Ambedkar, Dr. Ambedkar, saying that can I put a board saying that I donated money. Dr. Ambedkar, as soon as he reiterates and says no, this is not possible, and he criticizes him. This is the problem with people. They want their name. Yes. And yeah. Exactly. Yeah, sir. Exactly. Thank you. So ये अप्रोच था अंबेडकर का। यही आगे ये एज ए एजुकेशनिस्ट के तौर पर आप देखिए वो बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। उसी सिद्धार्थ और मिलिंद कॉलेज और पीपल एजुकेशन सोसाइटी से कई बड़े नाम निकले, एडवर्स कंडीशंस में भी वो लोग पढ़े, कई बड़े नाम निकले और देश में कई अच्छी जगह पर काम करे। एक लास्ट पॉइंट एक अंबेडकर के बारे में जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है, अंबेडकर एज एन बुक लवर, किताबों से उन्हें इतना ज्यादा प्रेम था कि जिसके मामले में कोई बाकी सारी चीजें उनके लिए अलग थी, लेकिन बुक्स उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आप सबको बताऊं, अंबेडकर उस समय अंबेडकर जब पूरे हिंदुस्तान में कहीं अलग अलग जगह जाते थे, एक कहावत अंबेडकर के बारे में प्रचलित है कि बड़े बड़े जितने भी शहर है जहां अंबेडकर ने विजिट किया और जहां के बुक स्टोर है, उन सारे बुक स्टोर में अंबेडकर का एक खाता, एक अकाउंट बना हुआ है। अंबेडकर बोला करते थे कि मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं हर जगह जाऊं और तुरंत पैसा देके बुक्स खरीदूं, लेकिन मुझे बुक्स खरीदनी पड़, बुक्स से मुझे एक इतना प्यार है कि मैं उन बुक्स को खरीद ही लेता हूं, लेकिन उधार देके। चूंकि अंबेडकर का बड़ा नाम था तो उन सारी बुक स्टोर में उनके नाम का एक खाता बना दिया जाता था कि अंबेडकर बाद में दे देंगे, और बतौर वो देते भी थे।
पुणे में ही अपने डेक्कन जो सर्किल है, डेक्कन चौराहा है, उसके पास में आज एक बड़ा बहुत एक पुराना बुक स्टोर है, बुक गंगा करके। पहले बहुत पुराना है, बहुत पुराना ये बुक स्टोर है। वो बुक स्टोर पहले इंटरनेशनल बुक स्टोर करके उसका नाम हुआ करता था। उसमें कई सालों तक आजादी के बाद भी अंबेडकर के नाम से एक अकाउंट अलग से बना हुआ था कि कितनी बुक्स यहां से उधार लेके गए और कितने का पैसा दिया। वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। जब वो मुंबई में अपना घर बना रहे थे 1934 के आसपास, जिसको राजगृह नाम दिया गया है, तो जब उस घर को बना रहे थे तो जितने भी आर्किटेक्ट थे उनको बोला गया कि आप इस घर का मॉडल बनाइए। जब आर्किटेक्ट उस घर का मॉडल बना रहे थे तो अंबेडकर उनसे बार बार बोल रहे थे कि इस घर का मॉडल ऐसे बनाइए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा बुक्स रखी जा सके, इस तरीके से। लेकिन कोई भी आर्किटेक्ट इस तरह का मॉडल बना नहीं पा रहा था। तो ऐसे में अंबेडकर ने खुद आर्किटेक्ट की सारी पढ़ाई की, बुक्स ला ला के, और उन्होंने उसके बेस पे अपने राजगृह जो उनका घर है उसका आर्किटेक्चर तैयार किया। और ऐसे आर्किटेक्चर तैयार किया कि डोमेस्टिक वर्क के लिए जो फर्स्ट फ्लोर है वो सारा डोमेस्टिक वर्क के लिए, और उसके बाद जो सेकंड फ्लोर है वो पूरा लाइब्रेरी। राजगृह का जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है वो खुद अंबेडकर ने आर्किटेक्चर की बुक पढ़ के किया। किस लिए? ताकि उनके यहाँ एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बन सके, बुक से उन्हें प्यार। एक बार उनके एक जो हमारा पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट, गोखले इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, वहां की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है और अक्सर अंबेडकर वहां जाते रहते थे, वहां से काफी बुक्स ले आते थे। मुंबई की उनकी जो लाइब्रेरी थी उसको विजिट करने के लिए, उनके घर पे विजिट करने के लिए उनके एक बहुत अजीज दोस्त एक बार अंबेडकर के घर गए। तो अंबेडकर किसी काम में व्यस्त थे, अंबेडकर ने बोला कि आप मेरी लाइब्रेरी में बैठिए, मैं आता हूँ। बैठते बैठे उन्होंने कुछ बुक्स देखनी शुरू की। उनके मित्र ने बुक्स को देखते देखते उन्हें एक पहली बुक उठाई, खोली, तो उस बुक में लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी का नाम लिखा हुआ है उस लाइब्रेरी का नाम था गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, 2 साल पहले लाई हुई बुक थी और वापस नहीं लौटाई गई, ये उसमें लिखा हुआ अभी तक, ऐसा लौटाने की डेट नहीं थी, जस्ट लेके आए। दूसरी बुक खोली उन्होंने, उसमें भी सेम यही चीज। ऐसे कर करके तकरीबन 7 से 8 बुक्स उन्होंने जब सिरे से देखी तो हर बुक्स के ऊपर गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का सिंबल लगा हुआ, लेकिन लौटाने की डेट नहीं थी उसमें। अंबेडकर ले आए लेकिन लौटाए नहीं। तो जब थोड़ी देर में जब अंबेडकर आए तब उस व्यक्ति ने, उनके दोस्त ने बोला कि यार अंबेडकर आपने तो गजब कर दिया, दिस इज चीटिंग। आप एक जगह से किताब ले आते हो लाइब्रेरी से और वापस भी आपने नहीं लौटाई। तो अंबेडकर ने बोला कि आप एक काम कीजिए, इन बुक्स की वो डेट देखिए कि फर्स्ट टाइम में किसने इनको पढ़ा है और किसने इसमें एंट्री की। तो हर बुक में सिर्फ एक ही नाम था कि डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार उस किताब के, उस लाइब्रेरी में आने के पहली बार किसी व्यक्ति ने वो किताब लाई है, तो दैट इज द ओनली पर्सन डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर ने बोला कि ये किताबें कई सालों तक वहां पड़ी थी और अगर मैं इनको यहां नहीं लाता तो ये किताबें वहीं पड़ी पड़ी सड़ जाती और कहीं और फेंक दी जाती। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है कि मैं इन किताबों को सही आदमी और सही जगह मिले। क्या था उनका किताबों के प्रति, किसी किताब को खराब होते नहीं देख सकते थे। ऐसे जो हम ये जो सारी चीजें मैंने ये डिस्कस की है, ये हमको बताता है कि अंबेडकर का पर्सनैलिटी बहुत ही अलग थी, मल्टी पर्सनैलिटी उनका व्यक्तित्व था। और अगर हम उनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रखते हैं, उनको सिर्फ एज ए लीगल स्कॉलर के दायरे में रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस। अंबेडकर को अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है, और जब हम उनको अलग अलग तरीके से देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस देश ने कितनी बड़ी चीज और कितना बड़ा हीरा पाया था। ठीक है, आप लोग भी उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कीजिए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। मैं आप सबको आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती पे आप सबको बेस्ट विशेष और शुभकामनाएं देता हूं, और उन्हीं की तरह एक बेस्ट एकेडमिशियन, बेस्ट एजुकेशनिस्ट, बेस्ट लेजिस्लेटिव मेकर्स, बेस्ट पॉलिसी मेकर, बेस्ट नेशनलिस्ट होने की इच्छा रखता हूं कि आप सब लोग उस चीज को और उस दर्जे को पा सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। 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 थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
Okay, we are concluding our session now. Thank you. Thanks everyone who joined. Thank you, Thank you, ma'am. Such a great lecture. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, sir.